गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ वेदांग शर्मा। और हम फिर से आ गए हैं फार्मा की कुछ नई ट्रिक्स और टिप्स वाली वीडियोस को लेकर। तो इसमें हम कुछ नई नई ड्रग्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एंटी कन्वुलेसेंट ड्रग के बारे में। एंटी कन्वुलेसेंट ड्रग, इसको हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी कहते हैं। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, एपिलेप्सी का मतलब होता है कि दोहरे आना, मतलब रिकरेंट सीजर्स को ही हम एपिलेप्सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। एपिलेप्सी इज अ कंडीशन जनरेटेड ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऑफ ब्रेन, मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो हमारे ब्रेन में होती है उसकी चेंजेस से। जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारी जो बॉडी होती है उसमें दो टाइप की इंपल्स होती है। एक होती है केमिकल इंपल्स, जिसे हम केमिकल कोऑर्डिनेशन नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जो कि नर्वस सिस्टम नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो उसकी कंडीशन की वजह से क्या होगा, एपिलेप्सी की कंडीशन जनरेट होगी। एपिलेप्सी इज कैरेक्टराइज बाय रिकरेंट सीजर्स। देखो जैसे कि मैंने भी कहा था कि क्या होता है रिकरेंट सीजर्स, मतलब बार बार दोहरे आना, जिसे मिर्गी के दौरे कहते हैं। ठीक है। वो उन्हीं को ही हम इरेडिकेट करते हैं किससे, एंटी कन्वुलेसेंट ड्रग से। ठीक है। इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन काफ़ी बड़ा है। देखिए 9 टाइप की ड्रग्स है इसमें क्लासिफिकेशन में। तो सबसे पहला आता है बार्बिट्रेट्स। बार्बिट्रेट्स में क्या आता है, फेनोबार्बिटॉन्स और मैफोबार्बिटॉन्स। फेनो और मैफो थोड़ा ऐसा लग रहा है ना, अपोजिट है, फेनो मैफो, है ना, ऐसे करके याद कर सकते हैं। पहला हमने बार्बिट्रेट्स पढ़ा, तो दूसरा हम पढ़ेंगे डीऑक्सी बार्बिट्रेट्स, जिसमें प्राइमिडॉन्स जिसका एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइडेंटोइन के बारे में। हाइडेंटोइन में फेंटोइन और फेजोफेंटोइन, फेंटोइन और फेजोफेंटोइन याद करने में, मतलब रिलेट करके पढ़ेंगे तो हम याद हो जाएगा। ये फेंटोइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये फेंटोइन नाम से भी आया हुआ, 2019 या 21 का क्वेश्चन है, फेंटोइन सोडियम करके क्वेश्चन आया था। ठीक है। बेंजोडाइजापाम, जिसमें डाइजापाम और क्लोजापाम इसका एग्जांपल है। न्यूअर ड्रग्स की बात करें तो लोकोसामाइड आ जाती है। सक्सिनामाइड्स में इथोसक्सिनेमाइड, और गाबा ट्रांसमिनेज इनहिबिटर में वैल्प्रोइक एसिड, इमिस्ट्रेलबिन में कार्बामेजापाइन, और मिस्केलिनियस में आता है एसिटाजोलामाइड। देखिए ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनका मतलब प्रोनाउंस करने में ही बहुत ज़्यादा क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। तो ये याद कैसे होंगी, तो जब हम इसको बार बार रिवाइज करेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे, तब ही हमें याद हो पाएगी। वरना इनकी यदि कोई ट्रिक बनाएंगे तो उस ट्रिक को बनाने के लिए भी कोई ट्रिक बनानी पड़ेगी। ठीक है। तो इससे अच्छा हम इनको बार बार याद करें ना, फेरें, तो ये याद हो जाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोए मोए। ओके। तो फेंटोइन, क्योंकि फेंटोइन एक काफ़ी फेमस ड्रग है, तो हमने इसी का ही मैकेनिज्म से सभी के जो मैकेनिज्म है वर्क करने का उसको समझते हैं। तो ये क्या करती है, सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट फॉर्म में, मतलब जब सोडियम चैनल इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है तभी उसको क्या कर देती है, इनिबिट कर देती है। ठीक है। जिससे कि अब इनिबिट फॉर्म का मतलब है क्या हो, पोलराइजेशन स्टेट हो, यानी ऊपर प्लस और नीचे माइनस। ठीक है। ये पोलराइजेशन स्टेट होती है। तो इसी स्टेट में जो सोडियम चैनल है उसको क्या कर देती है, इनिबिट कर देती है। अब यदि स्टेट में इनएक्टिव स्टेट में सोडियम चैनल बंद हो गया तो जो स्टेबल न्यूरल मेम्ब्रेन थी, मतलब जो मेम्ब्रेन पहले से स्टेबल थी, वो स्टेबल की स्टेबल रहेगी। ठीक है। तो स्विजर्स जो आ रहे थे, मतलब जो दौरे आ रहे थे, वो आएंगे नहीं, उनकी मतलब जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी और एपिलेप्टिक एक्टिविटी शो कर देगी हमारी ड्रग। तो इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब कि एक न्यूरल मेम्ब्रेन है, इसमें ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। ये क्या है, ये है पोलराइजेशन की स्टेट। ठीक है। अब सोडियम चैनल यदि ओपन होते तो डिपोलराइजेशन आता है, यानी ऊपर नेगेटिव आ जाता है और अंदर नीचे पॉजिटिव आ जाता। ठीक है। ऐसे करके बट इनिबिट कर रही है किसको, सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट फॉर्म में, जिससे कि जो न्यूरल मेम्ब्रेन है वो स्टेबलाइज रहे और सीजर्स की जो स्प्रेड होने की गति है, मतलब फैलने की जो गति है वो कम हो जाए और एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी शो हो जाए, मतलब एपिलेप्सी दौरे आना कम हो जाए। नेक्स्ट है यूजेस। तो क्या क्या यूज होते हैं, तो एपिलेप्सी में यूज होता है तो एकाइनेटिक एपिलेप्सी, फोकल एपिलेप्सी, स्विजर्स, एनी काइंड ऑफ एपिलेप्टिक डिसऑर्डर और स्टेटस एपिलेप्सी, ये इसके यूजेस हो गए। फिर हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसको याद रखेंगे। और बाकी तो बोन मैरो सस्पेंशन, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, ये सब नॉर्मल है। साइड इफेक्ट में भी नोजिया, वोमिटिंग, सेडेशन, ड्राउजीनेस, ये सभी आते हैं। फिर हम बात करेंगे ऑपियोइड्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था, एनसेड्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था एनाल्जेसिक्स के एनाल्जेसिक्स होती हैं ऐसी ड्रग्स जो कि क्या करती हैं, क्या करती हैं, पेन को रिलीफ करवाने का काम करवाती हैं। तो इसमें कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो ऑपियोइड्स होती हैं और जो नॉन ऑपियोइड्स होती हैं। हमने नॉन ऑपियोइड्स, जिन्हें हम एनसेड्स कह रहे थे, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, उनको पहले कवर कर लिया है। तो इस वीडियो में हम ऑपियोइड्स के बारे में जानेंगे। ऑपियोइड्स क्या होते हैं, तो opioids analgesics are the drug used to relieve pain by act on CNS and peripheral pain mechanism not affected the cause। मतलब कि एनाल्जेसिक्स होते क्या हैं, इसमें पहले एनाल्जेसिक्स को बताया है कि एनाल्जेसिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि पेन से रिलीव करवाती हैं। अब वो पेन से रिलीफ कैसे करवा सकते हैं, या तो जाए वो CNS में और उसका जो सेंटर है उसको ही बंद कर दे, ठीक है, या फिर वो पेरिफेरल मैकेनिज्म के थ्रू जाके उस स्पेसिफिक पार्ट को, उस स्पेसिफिक पार्ट में जो पेन है उसको थोड़ा कम करें। ठीक है। लेकिन ये कारण को कम नहीं करती, यानी ये क्या करती है, पेन बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ा देती है। ठीक है। ऑपियोइड्स की बात करें तो ऑपियोइड्स आर नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स एंड मॉर्फिन लाइक ड्रग। जैसा कि हमने एनसेट्स में पढ़ा था, दे आर एस्पिरिन लाइक ड्रग, है ना, एस्पिरिन लाइक। वैसे ही क्या होती है, मॉर्फिन लाइक ड्रग होती है। ठीक है। दीज आर फार्माकोलॉजिकल सिमिलर टू मॉर्फिन, सो दे आर आल्सो हैबिट फॉर्मिंग। ये मतलब इनकी लत लग जाती है, आदत लगती है। ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, छोटा सा क्लासिफिकेशन है। एनाल्जेसिक्स दो टाइप की होती है, एनसेट्स और ऑपियोइड्स बता दिया था। एनसेट्स को हम नॉन ऑपियोइडल एनाल्जेसिक्स भी कह सकते हैं। फिर ऑपियोइड्स है, उसको 3 सब पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। तो जो नेचुरल है उसमें कौन कौन सी आएंगी, मॉर्फिन और कोडीन, जैसे कि हम जानते हैं। सेमी सिंथेटिक में कौन कौन सी आएंगी, हीरोइन। ठीक है। हीरोइन क्या होती है, डाइस्टाइल मॉर्फिन होती है, और एक हाइड्रोक्सी मॉर्फिन भी आएगी। ठीक है। तीसरी कौन सी होती है, सेमी सिंथेटिक, सॉरी तीसरी कौन सी होती है, सिंथेटिक। सिंथेटिक में आती है ट्रेमाडोल, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये IV दी जाती है,
लेकिन डायरेक्ट IV भी नहीं दी जाती। 100 ml एनएस में इसको डिजोल्व किया जाता है और फिर इसको दिया जाता है, जो भी काफ़ी स्लो दिया जाता है क्योंकि इसका मेन साइड इफेक्ट नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है, मेन साइड इफेक्ट। इसलिए इससे पहले ओंडा भी दी जाती है, ओंडेस्ट्रॉल, जो कि एंटीमेटिक्स है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसके 3 टाइप के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं, मतलब मॉर्फिन ही है, वो 3 तरह से वर्क कर सकती है। पहला है कि ब्लॉक करेगी। देखो 2 मैकेनिज्म इसके हैं कि ये चैनल्स पे वर्क करेगी। एक है कैल्शियम चैनल और दूसरा है पोटेशियम चैनल। कैल्शियम चैनल को तो ब्लॉक कर देगी, जिस है ना, ठीक है, और पोटेशियम चैनल क्या करेगी, ओपन कर देगी, ठीक है। और तीसरा क्या है, बाइंड विद स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर, यानी जो एक सेल होती है उसमें जो ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं उसमें जाके कर देगी, बाइंड कर जाएगी और फिर एडिनिलेट और साइक्लेज, एडिनिलेट साइक्लिक एंजाइम होता है जिसको इनिबिट कर देगी, जो कि क्या कहता है, एडिनिलेट साइक्लेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि साइक्लिक AMP का फॉर्मेशन करवाता है। अब यदि उसको इनिबिट कर दिया तो उसका फॉर्मेशन कम हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो कैल्शियम इंट्रासेलुलर आ रहे थे, मतलब जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम थे, उनका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अब न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिविटी क्या होती है, एक नर्व से दूसरे नर्व तक जो मतलब जो होता है इन्फॉर्मेशन ले जाने का काम करते हैं, है ना, प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक और प्री सिनेप्टिक में, ठीक है, वो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब यदि यही कम हो जाएंगे, इनकी ही काउंट कम हो जाएगी, तो जो पेन इंपल्स है वो जा ही नहीं पाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा, पेन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों ही यही काम करते हैं। फिर इसके यूजेस में आते हैं तो पेन में यूज आएगी, जैसे सीधी सी बात है, और एनाल्जेसिक्स है तो पेन में तो यूज आने वाली है। मायोकार्ड इन्फेक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस, CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कफ में क्यों, कोडीन एक आती है, कोडाइलेक्स करके आती है एक सिरप, कफ सिरप, है ना, जो कि जिसमें कोडीन आता है, वो काफ़ी रिलीफ दिलाती है, ठीक है। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो हम इनको जरूर पढ़ेंगे। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ मॉर्फिन, है ना। तो पेशेंट विद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, यानी कोई भी पेशेंट है जिसके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उसमें हम ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। COPD हो गया, ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, एक्सट्रीम एज। अब देखो एक्सट्रीम एजेस में दोनों एजेस आ गई, चाहे वो बहुत ज़्यादा छोटा हो चाहे वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, क्योंकि इन दोनों में ही क्या होता है, इम्यूनिटी होती है वो काफ़ी डाउन पे रहती है, ठीक है। और यदि हम मॉर्फिन देंगे तो फिर हमें हैबिट फॉर्मिंग, मतलब हैबिट आदत लग सकती है, उसकी लत लग सकती है, ठीक है। हेड इंजरी हो गई, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो गया, इन सब में। फिर सेडेशन, डिजीनेस है ये, सॉरी डिजीनेशन नहीं है, डिजीनेस, ओके, हेलुसिनेशन, ये सारे इसके क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं। फिर हम बात करें प्लाज्मा एक्सपांडर की। प्लाज्मा एक्सपांडर्स, मतलब देखो नाम से पता लग रहा है कि ऐसी ड्रग्स जो कि प्लाज्मा को एक्सपांड, यानी प्लाज्मा को बढ़ाते हैं, ठीक है, प्लाज्मा के वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स कहते हैं। दोज ड्रग दैट आर यूज टू इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम, ठीक है। अब यदि प्लाज्मा को बढ़ाएंगे तो उनका मोलिकुलर वेट क्या होगा, हाई होगा। तो यार हाई मोलिकुलर वेट ड्रग कौन कौन सी होती है, प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, एल्बुमिन हो गया। एल्बुमिन भी एक तरीके का प्लाज्मा प्रोटीन है, जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस में काम आता है, ठीक है। इमरजेंसी में इनको IV दिया जाता है, IV यानी इंट्रावेनस, डायरेक्टली वेन में, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करें, बहुत छोटा सा क्लासिफिकेशन है, कॉलॉइड और क्रिस्टलोइड, RL, रिंगर लैक्टेट, DNS, डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, NS नॉर्मल सेलाइन, हमने बहुत सुना है हॉस्पिटल में इनके बारे में। ये सारे क्या होते हैं, प्लाज्मा एक्सपेंडर होते हैं। कॉलॉइड्स में आ गया, जिलेटिन आ गया, डेक्स्ट्रान आ गया, ठीक है, ये सारे। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा कोई स्पेसिफिक तो होता नहीं, क्योंकि जनरली ब्लड में जाएंगे, उनमें क्या करेंगे, ब्लड की तरह ही काम करेंगे, क्योंकि आइसोटोनिक होते हैं ब्लड के, ठीक है। तो इनका प्रिंसिपल यही है कि ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है। इंक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर, ड्रॉइंग वाटर इनटू प्लाज्मा फ्रॉम इंटेस्टिनियम, यानी जो हमारे इंटेस्टिनियम में जो फ्लूइड है, ठीक है, उसमें उससे क्या करते हैं, प्लाज्मा में ब्लड लेके, मतलब जो वाटर है उसको हम क्या करते हैं, प्लाज्मा की तरफ लेके आते हैं। बस इनका यही फंक्शन होता है। और ये लेके कैसे आएंगे, ऑस्मोसिस से, यानी प्रेशर बढ़ा देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ा देंगे, जिससे कि वाटर अंदर आ जाए, ठीक है। वैसे इसका मैकेनिज्म एक्शन इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। फिर हम इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे तो देखो, प्लाज्मा की कमी होगी तभी तो हम क्या होगा, तभी तो प्लाज्मा एक्सपेंडर देंगे ना। तो जो शॉक की कंडीशन होती है, बर्न की कंडीशन होती है, या ट्रॉमा की कंडीशन होती है, इन तीनों कंडीशंस में हम क्या करते हैं, जो प्लाज्मा एक्सपेंडर उनको देते हैं। तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो गया, एंडोटॉक्सिन शॉक हो गया, बर्न हो गया, एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज हो गया, ट्रॉमा हो गया, इन सब कंडीशंस में हम क्या करते हैं, जो प्लाज्मा एक्सपेंडर है उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या था, पल्मोनरी एडिमा, भाई पहले से ही एडिमा है ना, तो और ज़्यादा एडिमा हो जाएगा इनसे, ठीक है। रीनल फेलियर हो सकता है, ठीक है, एनीमिया हो जाएगा, कार्डिक फेलियर हो सकता है, ठीक है, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन कहते हैं। और साइड इफेक्ट में भाई फीवर, चिलिंग, नोजिया, वोमिटिंग, अर्टिकेरिया, ये कई सारे होते हैं। जैसे रिंगर लैक्टेट होता है, वो लैक्टोज इंटॉलरेंट पर्सन में अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है, वो भी एलर्जी का एक टाइप होता है। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट है इसमें, आइडियल प्रॉपर्टी, यानी एक जो फ्लूइड है, यानी जो प्लाज्मा एक्सपेंडर है, वो कैसा होना चाहिए। तो वो पहली बात, क्योंकि ब्लड में जा रहा है तो आइसोटोनिक होना चाहिए ब्लड के, ठीक है। नॉट एंटीजेनिक, यानी कोई भी एलर्जी क्रिएटिव नहीं होना चाहिए, मतलब एलर्जी क्रिएट नहीं करना चाहिए। नॉट पायरेक्सिया, फीवर नहीं आना चाहिए उसकी वजह से। डू नॉट इंटरफेयर विद ब्लड ग्रुप, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई अंदर गया ओ पॉजिटिव को ब्लड ग्रुप से क्या कर दिया, कॉन्ट्रा कर दिया, मतलब कॉन्ट्रा अपोजिट में वर्क करने लग गया वो। फार्माकोलॉजिकली इनर्ट, उसका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके साथ साथ हम कुछ ना कुछ मेडिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट को।